हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो आज हम करने वाले हैं सल्तनत काल। इससे पहले हमने राजपूत काल पढ़ा है और भी हमने कई क्लास की हैं इससे पहले। जिस किसी ने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल को। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो भारत पर पहला तुर्क हमला गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार भारत के राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया था और राजपूत राज्यों पर आक्रमण करके भारत के कई मंदिरों को और कई बौद्ध मठों को तोड़ा और उन्हें लूटा था। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर काफ़ी अधिक फेमस है, जिसे इसने बहुत ज़्यादा लूटा था। ठीक है, किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने कब से कब तक आक्रमण किया था? 1000 से 1025 ईस्वी तक, और 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करना शुरू किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रमण किया था, लेकिन जो महमूद गजनवी ने अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रमण नहीं किया था, उसका आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था केवल और केवल भारत को लूटना। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी के समय से स्टार्ट हुआ था अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रमण। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में गौर नामक जगह से आया था। कहाँ से आया था? गौर नामक जगह से आया था। और सबसे पहले उसने पंजाब में मुल्तान पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। इसके बाद राजस्थान में रेगिस्तान से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पर उसे चालुक्य राजा भीम ने उसे पराजित कर दिया था। भीम ने उसे पराजित कर दिया, फिर उसे वहाँ से पीछे हटना पड़ा। फिर वह वहाँ से पीछे हटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 1190 ईस्वी तक उसने लगभग पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया और भटिंडा से वह शासन चलाने लगा। कहाँ से शासन चलाने लगा? भटिंडा से वह शासन चलाने लगा था। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुए थे, तो जिसमें जिसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, फिर उसे वहाँ से वापस लौटना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब को भी अपने अधिकार में ले लिया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया लड़ने के लिए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही दिल्ली में स्वतंत्र तुर्की शासकों ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली में स्वतंत्र तुर्की शासकों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, अपने राज्य की स्थापना की थी। तो सल्तनत काल में हम पढ़ लेते हैं, कुछ वंश आए थे सल्तनत काल में। कौन कौन से वंश आए थे इसे देख लेते हैं। सल्तनत काल का पहला वंश था गुलाम वंश, इसके बाद आया था खिलजी वंश, और इसके बाद आया था तुगलक वंश, फिर इसके बाद सैयद वंश, फिर इसके बाद आया था लोदी वंश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो गुलाम वंश में कौन कौन शासक महत्वपूर्ण शासक हुए थे इसे देख लेते हैं। जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था, उसके बाद इल्तुतमिश था, उसके बाद रजिया थी, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ये महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश ने लगभग 1290 से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसमें महत्वपूर्ण शासक थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद सैयद वंश आया था। सैयद वंश में खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह सैयद वंश के थे। इसके बाद लोदी वंश आया था। लोदी वंश में बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, ये इसके महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, तो आज मैं केवल आपको गुलाम वंश करा रहा हूँ, इससे अगली वीडियो में तीनों वंश करा दूंगा बाकी के बचे हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक का इसका शासन काल था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसके काल को गुलाम वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम कौन होते थे? पहले के तुर्क सुल्तान तुर्की राज्यों से कुछ लोगों को खरीद लेते थे तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। इन प्रशिक्षित लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने, और ये भारत के कुछ भागों पर अधिकारी था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, इसने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और इसने मोहम्मद गौरी से अपने आप को अलग कर लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदोज जो कि गजनी का शासक था उसको अपना दामाद बनाया। कुबाचा जो कि मुल्तान व सिंध का शासक था उसको बहनोई बनाया। व इल्तुतमिश को भी अपना दामाद बनाया, जिससे कि गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई और दावेदार न बन सके। इसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसका निर्माण कार्य, लेकिन वह इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करा सका और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी मृत्यु किस तरह से हुई थी और इसे कहाँ दफनाया गया है, तो इस चीज़ को आप नोट करते चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में आराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया, लेकिन वह योग्य साबित हुआ और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बन गया था और आराम शाह ने केवल 6 महीने तक ही अपना शासन चला पाया था। इसके बाद आ जाते हैं इल्तुतमिश। यहाँ पे आपका कुतुबुद्दीन खत्म होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब आते हैं इल्तुतमिश पे। दूसरे शासक इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली कर दी थी। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली कर दी थी। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ने भारतवर्ष में दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक केंद्र बनाया और इसने इक्ता या अक्ता व्यवस्था द्वारा ही केंद्र को प्रांतीय व स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली थी। इसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इक्ता क्या होता है? इक्ता को मैंने लिख दिया है। इक्ता होता है सुल्तान ने अपने राज्यों को कुछ प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिसे इक्ता कहते थे, और इस इक्ते में एक सेनापति नियुक्त किया जाता था जिसे इक्तादार कहते थे। इन इक्तादारों को कर वसूलने का पूरा अधिकार था। ये कर वसूलते थे तथा उस कर को अपने सैनिक खर्चों में इस्तेमाल किया करते थे। बचे हुए कर को सुल्तान को भेज दिया करते थे ये इक्तादार लोग। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने चहलगामी प्रणाली को भी स्थापित किया था, जिसे 40 अमीरों का संगठन कहा जाता है या फिर 40 गुलामों का संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, 40 अमीरों का संगठन कहा जाता है या फिर 40 गुलामों का भी संगठन कहा जाता है। दिल्ली में स्थित नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तान गोरही की याद में बनवाया था। किसकी याद में? सुल्तान गोरही की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया था और वो सुल्तान गोरही की याद में बनवाया था। इल्तुतमिश ऐसा प्रथम शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की थी। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की करने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि इसका सबसे छोटा पुत्र था, लेकिन वह दुर्बल शासक सिद्ध हुआ और 1236 ईस्वी में ही रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई थी और वह सुल्तान कही जाने लगी थी। रजिया सुल्तान ने शासन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया था। रजिया पहली व एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। यही महिला शासक हुई है, मुस्लिम महिला शासक हुई है जिसने भारत पर शासन किया था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। उसने मलिक याकूत को अपना उच्च पद प्रदान किया था।
रजिया किसी के हाथों की कठपुतली बनने नहीं चाहती थी, वह खुद ही युद्ध में भाग लिया करती थी। और रजिया सुल्तान की इन गतिविधियों से अमीर समूह नाराज हुए और अमीर समूहों ने षड्यंत्र रचकर 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या करा दी थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके भतीजे और भाई ने धीरे शासन किया था और वह लेकिन वह अयोग्य साबित हुए। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक का शासनकाल था। नसरुद्दीन महमूद का 40 तुर्की अमीरों का दल इस समय तक अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वो जिसे चाहे गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहे बिठा देते थे। और 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। इल्तुतमिश का पौत्र था नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। और नसरुद्दीन महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायक बनाया और बलबन ने धीरे धीरे इसी के शासनकाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया था। और 1265 ईस्वी में महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा था। कौन गद्दी पर बैठा था? महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा था। बलबन का शासनकाल 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक का बलबन का शासनकाल रहा। बलबन ने अपने शासनकाल में 40 अमीरों की शक्ति को छीन कर दिया था, जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार नियुक्त किया था। इसके बाद बलबन को हांसी का इक्तादार भी नियुक्त किया था। नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद ने किसे उलुग खान की उपाधि दी थी? गयासुद्दीन बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी। आपको ये याद रखना है, उलुग खान की उपाधि किसे मिली थी? तो गयासुद्दीन बलबन को उलुग खान की उपाधि मिली थी, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलो। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। तो बलबन का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन का असली नाम था। शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया और उस सेना को दीवाने आरिज कहा जाता था। उस सेना को क्या कहा जाता था? दीवाने आरिज कहा जाता था। इसने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? जिल ए इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। और इसने सिजदा व पैबोस प्रथा पर जोर दिया था। किस पर जोर दिया था? सिजदा प्रथा पर और पैबोस प्रथा पर जोर दिया था। सिजदा किसे कहते हैं? घुटने पर झुककर, सुल्तान के सामने घुटने पर झुककर सर झुकाने को सिजदा कहते हैं। पैबोस, सुल्तान के पैर चूमने को पैबोस कहते हैं। और इसने ये चीज़ शुरू की थी भारत में, बलबन ने। तो इस तरह से हमारा ये खत्म होता है गुलाम वंश। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए वंश करेंगे, जिसमें खिलजी हो जाता है, लोधी हो जाता है, सैयद वंश हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।